जनवरी से लगातार मांग उठ रही थी जेपीसी को इसको सर्च करने के लिए, इसकी जांच के लिए जो मांग उठ रही थी, उसके बाद शरद पवार का इस तरीके से बयान भी सामने आया था कि हो सकता है जांच कराना चाहे विपक्ष करा सकता है, लेकिन ठोस कोई भी बयान उनका नहीं आया विपक्ष के साथ में। ये विपक्ष के साथ में बयान का सवाल नहीं है पंकज जी। कैसा है कि आज उनको भी पता है, वो भी जब मुख्यमंत्री थे जब भी बहुत सारे घोटाले हुए थे, जब भी जेपीसी की मांग हुई थी, विरोधी पक्ष नेताओं ने उनको खारिज किया था कि नहीं चाहिए हमको। लेकिन एक तरीका तो आपको भी समझना होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर हम उसके खिलाफ जांच चलाते तो उसके ज्यादा से ज्यादा उसके 303 उनके संसद है, तो आज ज्यादा से ज्यादा सदस्य उनके आएंगे। और आज जो हमारे न्यायाधीश जो है सीजेआई चंद्रचूड़ जी, उनके लिए सबको रिस्पेक्ट है कि वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी जांच होगी, वो किसी के भी फेवर में होके नहीं होगी, जो देश के हित में होगी और जो सत्य है वो सामने आएगा। कविता जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कांग्रेस से मेरे साथ चंद्रशेखर कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करूं, हम आपके हैं कौन वाली मूवी तो आपने देखी है, आखिरकार अब शरद पवार किस ओर जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं या फिर राह दूसरी? मैडम, मैं मूवी कम देखता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शरद पवार साहब काफी अनुभवी नेता हैं और उन्हें मालूम है कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए उनके कृत्य को लेकर मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं। यूपीए के अलायंस के वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं और हम सबके लिए वो बहुत ही सम्माननीय है, आदरणीय है। रही बात अडानी की, तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद अडानी के ऊपर जो आरोप लगा है उस पर कांग्रेस का रुख पहले जो था वो भी आज ही है और आगे भी वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ कहाँ से आया और देश के वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को अडानी के मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। अडानी पोर्ट पर अवैध रूप से हीरोइन आता है, ड्रग्स आता है, देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का किरकिरी करा चुके अडानी ने, उसके बाद भी सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी शरद पवार साहब की तरफ से मैडम बैठी हैं, उन्होंने कहा भी कि शरद पवार साहब चंद्रेश जी में खड़े रहते हैं। चंद्रेश जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिस हिंडनबर्ग की बात आप कर रहे हैं, देश हित की बात राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस कर रही है और उनकी प्रवक्ता मान ही रही है कि शरद पवार साहब देश हित में है, तो शरद पवार साहब हमारे साथ हैं। रही बात अडानी से उनकी मुलाकात की, तो देखिए देश में हर नागरिक स्वतंत्र है मिलने के लिए, जुलने के लिए। हर मुलाकात के अपने मायने होते हैं, कुछ मुलाकातों के सियासी मायने होते हैं, कुछ राजनीतिक मायने होते हैं, कुछ व्यक्तिगत मायने भी होते हैं। तो जब तक इस मामले पर शरद पवार साहब कोई बात नहीं कहेंगे तब तक हम कुछ अपना बयान नहीं दे सकते। अब बंद कमरे में क्या बात हुई होगी ये तो अडानी जानेंगे या पवार साहब जानेंगे, उसमें हम क्या जान सकते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो मीडिया के लोगों को जानकारी हो सकती है यदि आसपास कैमरा हो तो। लेकिन पार्टी के अंदर की हलचल तो पता होती है ना चंद्रेश जी, पार्टी के अंदर की हलचल तो पता होती है। मैम, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इतनी संकुचित नहीं है। आप ही के साथ गठबंधन है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हुई, कांग्रेस से निकलकर लोग गए, राजनीतिक पार्टी बनाए, कांग्रेस के विरुद्ध में राजनीतिक पार्टियां बनी। और आपने देखा कि जब हमने यूपीए की सरकार बनाया तो सागर की तरफ सभी नदियों को अपने में मिला लिया। तो कांग्रेस का दिल इतना छोटा नहीं है जो एक मुलाकात पर जो है हलचल मच जाए, ऐसा कोई हलचल कांग्रेस के खेमे में नहीं है। अडानी कांग्रेस के खेमे की बात, चंद्रेश जी, कांग्रेस के खेमे की बात आप करते हैं। आपने कहा कि बहुत से ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी बना ली, बहुत से ऐसे दिग्गज नेता रहे जिनकी बात कांग्रेस में नहीं सुनी गई और उसके बाद वो दूसरी पार्टियों में जाकर मिल गए। फिलहाल मैं इस पर बात नहीं करूंगी चंद्रेश जी, इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये मुद्दे की बात इस समय की नहीं है। अगर बात करें जेपीसी मांग को लेकर, लगातार कांग्रेस उठा रही है, शरद पवार के अलग ही सुर हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो आपके साथ नजर नहीं आ रहे। शरद पवार साहब मैंने कहा तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक बड़े राजनेता हैं,
उनका रुख, उनका जो ओपिनियन है वो कांग्रेस या किसी पार्टी के अधीन नहीं हो सकता। वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो स्पष्ट है। हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। हम ये चाहते हैं कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि अडानी ने देश के लोगों के साथ धोखा दिया है या कोई फ्रेड किया है तो उनका जगह जेल में होना चाहिए। यदि वो ईमानदार है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें बाइज्जत बरी होना चाहिए। लेकिन देश की जनता को इस स्पष्टीकरण से मिलना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि मामला क्या है और सरकार उस मामले पर बोलना ही नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते, गृह मंत्री जी बोलना नहीं चाहते, वित्त मंत्री बोलना नहीं चाहते। तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है और इसी को देश की जनता जानना चाहती है। दाल में काला है और मुलाकातें हो रही हैं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है महाराष्ट्र में किस तरीके की राजनीति है? दोनों को आपने सुना, आखिरकार आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे की राजनीति पर, क्योंकि शरद पवार अब गौतम अडानी से मुलाकात कर चुके हैं। पंकज जी देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूं नहीं कि मैं आने वाली राजनीति की भविष्यवाणी कर सकूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं अपना पक्ष रख सकता हूं। लेकिन चूंकि आप राजनीति और पत्रकारिता की छात्र हैं, मतलब पहले तो पत्रकारिता की छात्र हैं, तो मैं उससे देखूंगा कि देखिए किस प्रकार से नैरेटिव बदलते हैं, किस प्रकार से लोग अपने रुख और रंग बदलते हैं और किस प्रकार से चीजें कैसे आगे बढ़ रही होती हैं। 2024 की राह में किस तरीके से, क्या विपक्ष का जिस तरीके से रुख नजर आ रहा महागठबंधन में, क्या कांग्रेस का साथ मिलेगा 2024 में? मैम, कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई इफवट नहीं है। हम यूपीए के जो हमारे घटक हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, उनसे हमारे बेहतर संबंध हैं और 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कहा, राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 पार करेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, लेकिन हमारे पास अभी समय है। हमारे पास अपर कोर्ट में जाने का समय है। हम अपनी बात रखेंगे। भारत की न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है, हमारी न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा और राहुल गांधी जी की सांसदी भी बहाल होगी और 2024 में उनके नेतृत्व में देश में सरकार भी बनेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि जनादेश का सम्मान नहीं हो। जनादेश का सम्मान तो भारत का एक एक नागरिक कर रहा है। जनादेश का सम्मान कोई नहीं कर रहा है तो इनकी सरकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार नहीं कर रही है। क्योंकि जनादेश जो मिला था वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने पर के लिए मिला था, वो काम नहीं हुआ। काशी को क्योटो बनाने के लिए जनादेश मिला था, देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जनादेश मिला था, देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जनादेश मिला था, स्विस बैंक से काराधन वापस लाने के लिए जनादेश मिला था। और जनादेश इसलिए नहीं मिला था कि देश में आप रेल भेल सारी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियों को एक एक करके आप एयरपोर्ट से लेकर रेलवे तक अडानी कौड़ी पौने के भाव में दे दीजिए और उसके बाद देश में इतना बड़ा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का घोटाले का आरोप लगता है अडानी के ऊपर, आपकी सरकार खुद तक नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर सबसे मजबूत न्याय प्रणाली अमेरिका की मानी जाती है, वही की संस्था ने आरोप लगाया। अडानी के लिए देखिए, मैं चाहूंगा आपका समय पड़ती है एक मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। कहीं न कहीं इस घोटाले में प्रधानमंत्री जी का सीधे हाथ है। इसलिए सरकार इस मामले में जो कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती। हमारा रुख स्पष्ट है और देश के लोगों के हक की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस जरूरत पड़ी तो सड़क को करने का भी काम करेगी। पंकज जी देखिए, कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टिव यून ने की थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था और बाद में एटा का सांसद। सर, स्थापना किसी ने भी की हो, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अरे चंद्रेश जी जवाब मांग रही, चंद्रेश जी जवाब मांग रही। चंद्रेश जी आप बात सुनिए ना। आपने
जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना चंद्रेश जी। मुझे कैसे अपने मुंह पर थूकने का काम कर रहे हैं चंद्रेश जी, प्रदीप जी, चंद्रेश जी, प्रदीप जी, अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगी ना। अगर चंद्रेश जी मेरी बात तो सुनिए, आप चंद्रेश जी मेरी बात तो सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ सरकार क्यों बनाए थे राष्ट्रवादी? चंद्रेश जी आपने जो जवाब मांगे आपने बात लिया। चंद्रेश जी मुद्दे से नहीं भटकना है। चंद्रेश जी चर्चा इस मुद्दे पर नहीं है। चंद्रेश जी और प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए, एक एक करके बात रखिए तो जनता तक बात जाएगी ना। आप एक दूसरे से इस तरीके से लड़ाई करेंगे तो किस तरीके से बात जाएगी? चंद्रेश जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया था, मैं फिर से आपके पास वापस लौटूंगी, पहले आप जवाब सुन लीजिए। प्रश्न का जवाब माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दें कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी का ये गठन क्यों नहीं करना चाहते हैं, बस इस बात का जवाब दीजिए। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। पर प्रधानमंत्री ठीक है चंद्रेश जी, आपने सवाल कर लिया, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए प्रदीप जी, जवाब दीजिए। पंकज जी दो बातें मैं बताना चाहता था, एक तो कांग्रेस की स्थापना के उनके सवाल का जवाब दूंगा, दूसरा ये हिंडनबर्ग जो है ना ये शॉर्ट सेल कंपनी है। आपका एयर टाइम बहुत कीमती है इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि शॉर्ट सेल कंपनियां कैसे अफवाहें फैला करके करती हैं। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट के सौजन्य से अगर कोई कमेटी बन चुकी है तो उसके जेपीसी बनाकर यानी दो संस्थाओं के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं, मांग कैसी है? आपको उस कमेटी पे भरोसा नहीं है क्या? वो संवैधानिक कमेटी नहीं है? देखिए कांग्रेस के पास मुद्दे रह नहीं गए हैं और जो जिन पे ये बात करना चाहते हैं देश की जनता उनको समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है। भाई एक अगर संस्था जांच कर रही है उस पे तो दूसरी संस्था को आप करा के करना क्या चाहते हैं? सदन में इस बीते सत्र में 32 ऐसे मुद्दे थे, 32 ऐसे बिल थे जिनको की पास होना आवश्यक था देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया वहां पे? ये जग जाहिर है। तो आप चाहते क्या है? आप पहले खुद अमिता जी आप ही के पास वापस आ रहे। प्रदीप जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ जी बात सीधी सीधी सी ये है कि कांग्रेस वो आधार खो चुकी है जो 40 साल 30 साल पहले हुआ करता था, तो उनकी छटपटाहट स्वाभाविक है। अफवाह उड़ाने वाली कंपनियों का सहारा लेकर के ये चाहते हैं कि पुनः सत्ता में आ जाए या चुनाव जीते, तो ऐसा होना संभव नहीं। ठीक है, प्रिया सुले का जो बयान आया है उस पर क्या कहेंगे? दो जगह की राजनीति में हलचल की बात कही है उन्होंने। जी सुप्रिया ताई ने जो बयान दिया है कि दिल्ली में भी एक भूकंप होगा और एक महाराष्ट्र में भी होगा, वो बात सीधी सीधी सी है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी, सम्माननीय जस्टिस जी ने जो मामला पेंडिंग रखा है वो 15 मई के पहले पहले आएगा, क्योंकि 20 मई से कोर्ट बंद हो रहे हैं और इसके चलते उनको पता है कि हमारे आमदार अगर निलंबित होते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार को फर्क पड़ेगा। तो एक जो दिल्ली का सुप्रियता ने बोली है, तो मेरी नजर से ऐसा है कि जो सीजेआई चंद्रचूड़ का जो फैसला आएगा उससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो महाराष्ट्र की सरकार को पड़ने वाला है। तो ये सुप्रियता का कहना हो सकता है मेरे नजरिए से। प्रदीप जी क्या कुछ कहना इस पर? दो जगह पर भूकंप आने की बात। देखिए पंकज जी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ना राजनीति नहीं होती है, आदर्श जरूर होता है। नीति निर्देश संविधान में नीति निर्धारक और नीति निर्देशक तत्व हैं, आइडियल सिटीजन चार्टर है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब होगा तब देखा जाएगा। अभी ये कयास और आंकड़े लगा करके सरकारें नहीं चलती। कोई संविधान का सम्मान नहीं किया है बीजेपी ने। लेकिन प्रदीप जी अगर बात की जाए महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की जिस तरीके से बात हो रही है उसको लेकर क्या कहना है? क्या फिर से महाराष्ट्र में पिछला वाला जो मुद्दे उठे थे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से कायम होने के लिए क्या ऑपरेशन लोटस के जरिए अडानी और पवार की मुलाकात आखिरकार क्या रंग लाती है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऑपरेशन लोटस जो ये जुमला गढ़ दिया गया है, जब लोगों की नहीं चलती तो वो ऑपरेशन लोटस रखते रहते हैं। देखिए पवार साहब अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अडानी जी एक देश के जो है उद्योगपति हैं, उनकी मुलाकात से क्या कयास लगाया जाता है? देखिए जैसे वो एनसीपी की जो प्रवक्ता जी हैं बहन जी, उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत थी कि राजनीतिक थी। अब या किसी ने हमारे 2 घंटे मुलाकात होती है कार्यक्रम में जी पहली बार देखिए वो व्यक्तिगत मुलाकात होती है या राजनीतिक मुलाकात। अमिता जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, नेता हूँ।
बोलिए प्रदीप जी। तो इसमें उसमें उनकी व्यक्तिगत होती है और उस पर देखिए क्या है कि एक चर्चा का विषय बन गया। अब इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति बड़ा गंभीर विषय होता है और ये कयासों पे नहीं चलती है। जब तक चल रही है, देखिए संविधान के सम्मत चलती है। अभी जब उसका फैसला आएगा, जब कि कितने सदस्य शिवसेना के हैं या डिस्क्वालीफाई हो गए, जब उसका आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन वो अभी चीज आई नहीं है। अभी गांव बसाने मन से पहले आ गए वाली कहानी मुझे याद आती है ना। तो जब वो हो जाए, एक चीज जब तथ्यात्मक हो जाए तब डिसाइड किया जाएगा। उसके पहले ये चर्चा और ये चर्चा चलती रहने दीजिए। लोग देखिए डिल्यूजन में कांग्रेस काफी समय तक इस देश को 55 सालों के शासनकाल में काफी समय तक डिल्यूजन में रखी रही। इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाएंगे, राजीव जी भी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, राहुल जी 20-22 वर्षों से सांसद है, वो भी कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन सन 72 से लेकर के इंदिरा जी के काल से अभी तक गरीबी हटी नहीं, यानी कांग्रेस के अनुसार। तो ये जो डिल्यूजनमेंट का या जो हाइपोथेटिकली एम्प्लीफाई करके किसी तथ्य को प्रस्तुत करना या अति में करके कहना या अफवाहों को बेस मान के कहना, इससे राजनीति नहीं चलती है। भारत देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सम्मत होता है उसी हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ेगी।